अगला काम क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट होता है, जिसमें जो प्लेग है वो रैप्चर हो जाता है और वहां पर ब्लीड होके वहां क्लॉट बनता है, और क्लॉट जब बनता है तो वो आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। आगे चलते हैं जी। और हम इस इमरजेंसी से जब निकलेंगे फिर उसकी आप एंजियोग्राफी कराएं, उसकी कार्डियोग्राफी कराएं, और उसकी जनाब आप स्कैन करा सकते हैं, उसका चेस्ट एक्सरे ले सकते हैं। ये इन्वेस्टी करा के फिर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है ना वो शुरू कर दें। और वो ट्रीटमेंट जो है ना वो मैं आपको आगे जाके और बहुत सारी मेडिसिन मैं थोड़ी सी आगे मैं ये आपको एक तो पैथोलॉजी सारी आपको समझाने की कोशिश करें, लेकिन मैं आपको कुछ चंद सिर्फ ज़्यादा नहीं 4, 5, 6 दवाइयाँ भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर वो दवाइयाँ आप समझ लें तो आप वो 5-6 ही दवाइयाँ अगर आप रख लेते हैं ना, हमारे पास तो दवाइयों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है भाई। हमारे पास तो 60-70 से ज़्यादा दवाइयाँ हैं दिल में इस्तेमाल होने वाली, लेकिन वो तो फिर हम आराम से उसकी करके उसको देखेंगे कि अब किस दवाई की ज़रूरत है लेकिन फौरी तौर पर हमने पेशेंट को इमरजेंसी से निकालना है। एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन defined as a myocardial cell death with the necrosis of the myocardium। मायोकार्डियम क्या है? ये हार्ट का मसल है, और हार्ट का मसल आपने देखा ना, हार्ट का मसल जो होता है मतलब हार्ट जिससे बनता है वो मसल से बनता है ना, उसके अंदर फिर चैम्बर हैं, 4 वो है खाने हैं। तो हार्ट का जो मसल है इसको क्या कहेंगे? मायोकार्डियम। इसके अंदर जब इसकी जो खुराक जब इसको नहीं मिलेगी, दुनिया की किसी चीज़ को भी जब उसकी खुराक की उसकी सप्लाई बंद हो जाती है। अब देखें ना, दुश्मन को आपने मारना है तो पहले क्या करते हैं, जंग होती है तो पहले उसकी कहते हैं जी इसकी सप्लाई लाइन काट दी जाए। तो हार्ट की सप्लाई लाइन जो है वो बंद हो गई है, तो फिर क्या होगा, आगे उसकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। अब प्रेजेंटेशन क्या होगी? सडन ऑनसेट चेस्ट डिस्कम्फर्ट, स्क्वीजिंग यूं निचोड़ रहा है, प्रेशर आ जाता है, टाइटनेस आ जाती है, फुलनेस आ जाती है, हैवीनेस आ जाती है। ये पेशेंट और चेस्ट जो है डिस्कम्फर्ट रेडिएट टू लेफ्ट राइट आर्म, दोनों तरफ जा सकती है, राइट को भी जा सकती है, पेन रेडिएट के लेफ्ट को भी जा सकती है, और पेन जो है ऊपर जाओ को भी जाती है। तो बाद लोग तो यही समझते हैं कि यहाँ से दिल का दर्द ये बाजू में जा रहा है, तो हम समझते नहीं, ये मरीज का यहाँ, वो कहता है मुझे यहाँ कंजेशन महसूस हो रही है, तो यहाँ कंजेशन महसूस हो रही है तो लेक्सिस है। लेक्सिस की सिम्टम क्या होती है कि उसने किसको गला किसी ने यूं पकड़ लिया है। यहां भी कैकेटस है, जहां पकड़े जाने का एहसास होगा वहां कैकेटस आएगी, जहां पकड़े जाने का एहसास है। जॉ नेक एसोसिएटेड विद द डायफ्रोसिस, विद डायफ्रोसिस क्या है? स्वेटिक, पसीना आ जाना, स्वेट। जब इंसान की डेथ करीब आई होती है और इस तरह का हादसा होता है तो बॉडी जो है वो पूरी अपनी फोर्स यूज़ करती है, और उस फोर्स के देखें आप, पसीना कब आपको आता है? कुल किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल के आता है ना। इतनी एनर्जी बॉडी यूटिलाइज हो जाती है कि उसको स्वेटिंग आ जाती है, कि नेचर खुद जो है वो उसको सेफ करने की कोशिश करती है, बॉडी खुद डिफेंस करने की कोशिश करती है, तो स्वेट आएगा। मतलब इतना एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी कि पसीने निकल आएंगे।
तो जब पसीना इसकी देखें उस सिम्टम है कि ना साथ पसीना ज़रूर आएगा। और ये पसीना जो है आपकी दवाइयों में कैक्टस में भी मिलता है, ये वेराइटम अल्बम में मिलता है। एक्सेसिव स्वेटिंग, और इतनी स्वेटिंग होगी कि पसीना बाकायदा चल रहा होता है कि इतनी स्वेटिंग होती है। और वेराइटम अल्बम में बिल्कुल कोल्ड स्वेटिंग हो जाती है, बिल्कुल ठंडे पसीने आ जाते हैं। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, सांस तेज़ी से लेगा, कोशिश करेगा जिंदा होने की, मतलब ब्रीथ शॉर्ट ब्रीथ होगी उसकी। वॉमिटिंग भी हो सकती है ना। जब आपका चूँकि जब इस तरह की कंडीशन होती है तो ब्रेन पूरा एक्टिवेट हो जाता है, पूरा अलर्ट होता है, अपने सारे सिस्टम को कोशिश करता है कि मैं किसी तरह इस क्राइसिस से इसको निकालूं। तो उस एफर्ट्स में ये उसकी प्रेजेंटेशन आएगी। यूजली डायग्नोज्ड विद द ST सेगमेंट एलिवेट एंड EKG और भी एलिवेटेड कार्डियक मार्कर। ये ट्रोपन है, ये उस वक्त टेस्ट किया जाता है। ये एक एंजाइम का टेस्ट होता है कि ये टेस्ट कराया जाता है कि ये अगर बढ़े हैं तो इसका मतलब है कि हार्ट अटैक है, मायोकार्डियक इन्फॉक्ट है। ये फौरी टेस्ट, साथ ही मरीज को ट्रीट किया जाता है, साथ ही ये टेस्ट भी रिक्वायर किया जाता है। और अगर आप ECG देखें, एक नॉर्मल ECG अगर दिखाएं, इसमें है आगे शायद है, ये नॉर्मल तो नहीं है, ये भी नॉर्मल नहीं है, नहीं ये नहीं है। नॉर्मल ECG होती है ना, उसमें होता है, नहीं ये भी टैकोकार्ड, ये भी तो अब नॉर्मल ECG है। नॉर्मल हमारी होती है PQRST, लेकिन वो अब मुझे दिखाएं जरा वो वाली। हाँ ये दिखा दो। अब ये जो जिसके नीचे एरो है ना, जिसके नीचे एरो है, ये ऊपर उठी हुई है, ये बेसिकली ये जो जगह है, ये बेसिकली ये जो चीज़ ऊपर उठी हुई है, ये वाली, ये बेसिकली नीचे होके यहाँ ST यू टेढ़ी होती है, ST ये सीधी होती है। ये एक आगे कहीं नॉर्मल ECG आ जाएगी, वो हम देखेंगे। इस पे दिखा दें, नॉर्मल ECG मिल रही है इस पे। ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, PQRS, ये PQRS, और ये बिल्कुल यूं होती है। तो इसके जो दरमियान का सा ये एलिवेट हो जाता है, उठ जाता है। अगर फौरी अगर आप ECG देखते हैं तो ये उठ जाता है। वापस लाएं यार इस पे, मैं उसको उसी पे समझाता हूँ। वापस लाएं इस पे। ये मुझे दो। ये देखें ना, ये जैसे ये जा रही है ना, ये ऊपर जा रही है। अब ये जो वापस है ना, इसको यूं नीचे आना है, इसके बराबर यहाँ पे, और फिर ये यहाँ आती है और फिर ये उठती है ऐसे। ये जो जगह है ना, ये वाली, ये बेसिकली यूं स्ट्रेट होती है, वो नॉर्मल होती है, यूं स्ट्रेट होती है ये। अब ये जब ये होगा ना मायोकार्ड इन्फेक्शन, तो ये जैसे नहीं, ये लाइन है, ये इस बेस पे ऐसे चल रही होती है ना, तो ये ऊपर उठ जाती है। तो आगे आ जाएगी नॉर्मल ECG भी हम आपको दिखाते हैं कि ये जो ST है, इसको ST कहते हैं। ये इसके और इसके दरमियान जो जगह है, इसको ST कहते हैं। और ये एलिवेट कर जाएगी, उठ जाएगी। और ये जो एक्यूट मायोकार्डियक इन्फॉक्ट है, जो हमने चौथी तस्वीर आपको दिखाई थी, तो इससे पहले वो चौथी तस्वीर दिखाएं।
जो उस पे थी अनस्टेबल एंजाइना, ये अब ये देखें ना, ये प्लग था, ये फटा और यहाँ क्लॉट, ये पूरा इसने बंद कर दिया। ये क्लॉट है, ये जो रेड नज़र आ रहा है ये क्लॉट है। अब यहाँ से इसने सारी सप्लाई बंद कर दी। अब ये मायोकार्डियल इन्फार्क्ट होगा, आगे सप्लाई बंद होगी और इसके आगे जो है हार्ट ज़रा दिखाएं। इसकी अगली पिक्चर आएगी, आगे आएगी, ये देखें। ये जब ब्लॉकेज होगी यहाँ पे तो ये आगे सारी सप्लाई बंद हो जाएगी और ये हार्ट बिल्कुल डेथ हो जाएगी, और डेथ हो जाएगी और मतलब नेक्रोसिस हो जाएगा, अगला पंपिंग बंद हो जाएगा तो इंसान की डेथ हो जाएगी। यहाँ जो हमारे पास मेडिसिन है, ये कैक्टस भी उसको रोकेगी। कैक्टस क्या करेगी कि फ़ौरन यहाँ जो क्लॉट बना है इसको यहाँ से मूव करवा देगी, थोड़ा थोड़ा मूव करवा देगी, तो वहाँ आपका जो है वो रास्ता खुल जाएगा। जब रास्ता खुल जाएगा तो आगे ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई जब बहाल हो जाएगी तो नेक्रोसिस होने का, ये फौरी तौर पर अगर हो जाएगा तो आगे नेक्रोसिस होने के चांसेस कम होते हैं, वगरना नेक्रोसिस होकर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सप्लाई हमारी मेडिसिन जो है, जैसे एकोनाइट भी फ़ौरन एक स्ट्रेंथ और प्रोवाइड करेगी तो इसको खोल देगी। कैक्टस उसको वराइटम पूरी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ पैदा कर देगी और उस ब्लैकेज को ख़त्म करेगी। और बेशुमार जो मायोकार्डियल इन्फार्क्ट के पेशेंट्स होते हैं वो डेथ पॉइंट से निकल आते हैं। ये फ़ौरन डिज़ोल्व करेगी, कैक्टस भी डिज़ोल्व करेगी और फिर यहाँ आर्निका भी डिज़ोल्व करती है, आर्निका भी यहाँ डिज़ोल्व करती है, कैक्टस भी डिज़ोल्व करती है, वराइटम अल्बम भी डिज़ोल्व करेगी और फिर यहाँ नाजा भी डिज़ोल्व करेगी। वैसे नाजा जो दवाई है ना, नाजा ये कोबरा है, लेक्सिस कोबरा, जो अमेरिकन है वो लेक्सिस है और जो नाजा है ये हिंदुस्तानी जो कोबरा है। अच्छा, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। ये ब्लीड नहीं करवाता नाजा, ये ब्लीड नहीं करवाता, ये नर्व पे अटैक करता है। ये जो आपकी जो मूवमेंट है ना, इस पे अटैक करेगा। और अगर यहां आप नाजा देते हैं तो ये मूवमेंट जो है ना, पीछे इलेक्ट्रिक कार्डियो मूवमेंट आ रही होती है, उस मूवमेंट को ये बहाल करता है, तेजी से मूवमेंट कराएगा। ये जो नाजा ये मारता ही है पैरालाइज करके, और वो जो लेक्सिस है वो मारता है ब्लीड करवा के। हैं दोनों कोबरे, लेकिन दोनों का फर्क है, दोनों का फर्क है। ये ब्लीड में करवा के मारेगा, वो नर्व पैरालाइज करके मारेगा। जब नर्व पैरालाइसिस हो जाएगा तो आपकी जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, जिसको नर्व के जरिए स्टिमुलेट, जो पेस मेकर होता है, वो काम करना छोड़ देगा। तो जब वो काम करना छोड़ देगा तो फिर भी कार्डियक मूवमेंट खत्म हो जाएगी। अब दो मैकेनिज्म हैं, दोनों सांपों के दो मैकेनिज्म है। एक ब्लीड करवाएगा, अब ब्लीड करवाएगा तब भी काम खराब है, और अगर नर्व पैरालाइज करेगा तब भी काम खराब है, एक्टिविटीज ही मूवमेंट ही सीज हो गई। तो नाजा जो है ये ध्यान में रखें कि जब एक्टिविटीज, नर्वस एक्टिविटीज को पैरालाइज कर देगा तो नाजा आ जाएगी। और अगर ब्लड की को डिकम्पोज करके उसको पतला करके ब्लीड करवाएगा तो जब ब्लीड हो जाएगी तो फिर लेक्सिस आ जाएगी।
मतलब दोनों सांपों की, और दोनों सांप जो है ना इंसान को मारते हैं, दिल से मारते हैं, मतलब दिल 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 पे अटैक करके मारते हैं। एक ब्लीड करवाता है, एक पैरालाइज करवा देता है। तो लिहाजा इतनी क्विक पॉइजन जो है वो इतना क्विक असर करता है कि आनन फानन इंसान को मार देता है। लिहाजा नेचर ऑफ, अब एक और दवाई है जो कर्म, उसकी क्या नाम है, वाइपरा है। वाइपरा भी पैरालाइज करता है। तो ये स्नेक पॉइजन, कैक्टस है ना, ये भी पॉइजन है। ये इसकी थोड़ी सी हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। कैक्टस बड़े मजे की दवाई है। आपके पूरी हार्ट की डिजीजेज में आपको कैक्टस नजर आएगी, आपकी पूरी हार्ट की डिजीज में आपको नाजा नजर आएगा, पूरी हार्ट की डिजीजेज में आपको लेक्सिस नजर आएगी, आपको डिजिटेलिस नजर आएगी, आपको कालमिया नजर आएगा। आपको जब मैं इन्फेक्टेड हार्ट डिजीजेज हम पढ़ेंगे, कार्डियाटिस पढ़ेंगे, तो आपको देखें कालमिया नजर आ जाएगा, फिर स्पेजेलिया नजर आ जाएगा, फिर आपको लेक्सिस। तो ये सारी, लेकिन वो कहता है कि एक नर्व्स पे अटैक करेगा, एक ब्लड पे अटैक करेगा, मारेगा हार्ट फेल करके ही, एक दोनों, एक पैरालाइज कर देगा, उसको कर देगा। तो एक्यूट मायोकार्डियक इन्फॉक्शन आप फौरन एकोनाइट देंगे, एकोनाइट देंगे। एकोनाइट जो है वो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि मिनट आधे मिनट में रिजल्ट दे देती है। और अगर शिकंजा पड़ रहा है, अगर ग्रिप आ गई है, स्वेट भी आ गया है, डेथ पॉइंट पे मरीज है, तो कैक्टस। अगर फेंट हो गया है, स्वेटिंग है, पेल फेस हो गया, तो वराइटम एल्बम। दोनों डिफरेंशिएट हो जाएंगी और दोनों मायोकार्डिक इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करेंगे। लेकिन अगर बीट सीज हो रही है, ये जो कार्डियक बीट सीज करता है ना, ये नाजा करता है। अब जो ब्लीड हो गया ना, उसमें बीट नहीं सीज होगी, ये ध्यान में रखें। वो लेक्सिस में बीट सीज नहीं होगी, नाजा में बीट सीज होगी। समझ आ गई आपको? तो थोड़ी 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 चेंजेस हैं। और अगर हम इन 5 6 4 जो मैं मेडिसिन है, इनको अगर आप समझ लेते हैं तो बेशुमार कार्डियक, मायोकार्डियक इन्फार्क्ट, अनस्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना को आप ठीक करने की सलाह रखते हैं। और इतनी ज़्यादा बोझ भी नहीं है आप पे, इतनी लंबी चौड़ी, मतलब आपको डिटेल भी नहीं। वो जो इन द लॉन्ग रन हम जब ट्रीट करने निकलेंगे हार्ट को, क्योंकि हार्ट फेलियर कैसे होता है, वो ग्रेजुअली। अब देखें ना, एक और बड़ी मजे की अलामत है कि लेफ्ट चैम्बर, लेफ्ट हार्ट जब इन्वॉल्व होगा तो साथ फेफड़ों को इन्वॉल्व करेगा, ये याद रखें। लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व होगा तो फेफड़ों के अंदर पानी पड़ जाएगा, कि जो सप्लाई जाएगी वो सप्लाई जो है वो वहां से वापस नहीं आएगी और वहां पानी जमा होना चाहिए। और ये जो सिम्टम है वो फिर उसको हम कहते हैं कार्डियक कफ उसके अंदर पैदा होगी। अगर कार्डियक पेशेंट है, उसको खांसी है, तो इसका समझे कि उसके फेफड़ों में पानी पड़ गया है। और कार्डियक कफ जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा जो ठीक करता है वो नाजा करता है। इसका मतलब है कि हार्ट और फेफड़े जब दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर नाजा। लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपोट्रॉफी हो जाएगी तो नाजा। और नाजा इतना मैं आपको बताऊं, कल भी एक मरीज को जब मैंने दी तो मुझे कहता है ये कोई जादू की पुड़िया थी, इतनी जल्दी असर करती है। देखें कितनी बड़ी पैथोलॉजी है, कितनी बड़ी पैथोलॉजी है, और उसको इतना क्विक रिलीफ मिलता है।
क्योंकि ये स्नेक पॉइजन है, इसने मारना भी है, इसने बचाना भी है। इसने मारना भी है, इसने बचाना भी है। और अगर राइट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम आ गया है, वो हाइपोट्रॉफी हो गई है, वो बढ़ गया है, तो पानी जिगर में पड़ेगा, लिवर में पड़ेगा और लोअर एक्सट्रीमिटीज में, जिसके पांव सूजे हुए आते हैं, पिटिक ओडिमा आ जाएगा। इसका मतलब है कि राइट हार्ट फेलियर है। पानी फेफड़ों में पड़ता है तो लेफ्ट है, पानी लिवर में पड़ता है और लोअर एक्सट्रीमिटीज में पड़ता है तो राइट है, राइट हार्ट फेलियर है। मतलब और आप जब दवाइयां पढ़ते हैं ना, तो आपको दवाइयों में ये मिलेगा कि बायां लेफ्ट हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर। तो ये जब आपने पैथोलॉजी, आप पहले तो डायग्नोज करेंगे ना, वो कहेगा जी सांस लेना मुश्किल हो गया, खांसी होगी, फेफड़ों में पानी। जब चेस्ट एक्सरे करेंगे तो हार्ट के साथ हार्ट इनलार्ज आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड हार्ट की, और साथ फेफड़ों में पानी नजर आएगा आपको। लेकिन आपको ये नहीं, इतनी भी नहीं, आप इतनी डिटेल में आपको उस वक्त जाना। तो आप ये समझें कि मरीज कह रहा है कि डॉक्टर साहब मैं लेटता हूं तो मुझे खांसी शुरू हो जाती है और मैं चलता हूं तो मेरा सांस फूलता है, तो समझ लें कि लेफ्ट हार्ट जो है वो फेलियर की तरफ जा रहा है। मतलब क्विक शनाख्त करनी है ना। लेकिन क्विक शनाख्त हम कैसे कर सकते हैं कि जब आप पूरी जो डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी जानते हो, डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी जानते हो, और फिर उसके मुताबिक आप जो है वो थेराप्यूटिक और जो रेमेडी आप उसके अंदर तलाश करेंगे। तो कितना आसान है, जब तक आपको ये नहीं पता तो कितना मुश्किल है। जब आपको पता चलता है कि लेफ्ट हार्ट फेलियर है तो लंग्स में पानी पड़ गया, राइट हार्ट फेलियर है तो लिवर में पानी पड़ गया और लोअर एक्सट्रीमिटी में पानी पड़ गया, इतनी शनाख्त है। और जब आप पेशेंट को ये बताते हैं देख के ही, सिम्टम से ही, अलामात से ही, तो वो कहेगा यार डॉक्टर, वो जाके जब टेस्ट करा के आता है तो वो कहता है हाँ जी इसने तो मुझे पहले ही बता दिया था। तो आपकी कंपटेंसी और पेशेंट का बिलीव बढ़ जाता है, और आपकी एक्यूरेसी और आपका क्यूरेटिव रेट जो बढ़ जाता है, उसको समझ के फिर आपने दवाई लिखनी है। ये कार्डियक कफ है, हार्ट इनलार्ज है, हार्ट फेलियर में जा रहा है, तो दो बड़ी दवाइयां हैं आपको इतनी बड़ी सपोर्ट करती हैं कि आपको मरीज कार्डियो जो हार्ट फेलियर उससे भी बचाता है और जो सिम्टोमेटोलॉजिकली भी आपको रिलीफ देता है। मतलब नाजा दे दे और स्पोंजिया दे दे, स्पोंजिया भी यही काम करती है। तो पकड़ा आपने कहां से कि खांसी आ रही है, और खांसी जब आएगी इसका मतलब है हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, काम बढ़ गया है। वो कार्डियक कंजेस्टिव फेलियर भी करते हैं, वो करते हैं, कंजेस्टेड भी करते हैं। तो बात आपको समझ आ रही है मेरी? और जहां ये समझते हैं कि आर्टरी नैरो हो गई है, कंजेशन आ गई है, जगह की कंजेशन आ गई है, और जब कंजेशन आएगी तो समझें कि कैक्टस आ गई। जब कंजेशन आ गई और जहां जहां कंजेशन आ गई वहां कैक्टस आ गई। नहीं, मीडियम प्रेगनेंसी है 1 m में, 1 m टाइम नहीं है। कैक्टस और नाजा साथ साथ जाएगी? नहीं, कैक्टस तो स्क्वीजिंग पे जाएगी। जब कैक्टस की ये अलामत है ना तो वो सारे काम करेगी, फिर नाजा के लिए फिर किसी दवाई की जरूरत नहीं। नाजा में ये सिम्टम नहीं है, ये बड़ी प्रोमिनेंट सिम्टम है उसकी, कैक्टस की। सर ये लिवर में अगर पानी पड़ जाए उसकी, लिवर में अगर पानी पड़ जाए तो उसमें क्या देना? राइट साइड वाला, जो राइट साइड वाला देखें। अब एक और दवाई है लाइकोपोडियम। अब लाइकोपोडियम जो है ये तो क्लॉट हो गया ना, ये क्लॉट हो गया। लाइकोपोडियम वहां ट्यूमर बनाती है आर्टरीज के अंदर, काम यही होगा। हालात ही बदल गए हैं, पैथोलॉजी चेंज हो गई है। जब अक्सर आपको डायग्नोज के होके आया होता है कि जी आर्टरीज के अंदर ट्यूमर बन गई है, तो फिर लाइकोपोडियम, फिर ब्राइटाकार्ब है।
फिर ब्राइटाकार्ब है। लाइकोपोडियम की अगर हार्ट आप बोरक में निकाल के देखें ना तो एक ही अलामत लिखी है, ट्यूमर इन आर्टरी। तो वो ग्रोथ होगी है, ये क्लॉट। काम दोनों ने वही करना है कि ये भी बढ़ के ऊपर जाएगा। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रेटेगस का इस्तेमाल करते हैं। क्रेटेगस बेसिकली स्क्लेरोटिक की भी मेडिसिन है और हार्ट के मसल को ताकत भी देती है। लेकिन मुझे इमरजेंसी में जितना मज़ा राइटम एल्बम ने दिया या कैक्टस ने दिया ना, ये सुपर मेडिसिन हैं, टॉप पे हैं। या लेक्सिस ने दिए या नाजा ने दिए, ये टॉप पे हैं। अब डिजिटेलस का क्या फंक्शन है? अब डिजिटेलस भी यही इस किस्म के काम करती है। और डिजिटेलस का जो मरीज होता है वो मूवमेंट सीज कर देता है। वो कहता है मैं अगर एक ज़रा सा भी हिलाना, ज़रा सा भी चलाना तो मेरी सांस बंद हो जाएगी, मेरा हार्ट बंद हो जाएगा। वो शिकंजा पड़ रहा है, उधर खांसी हो रही है, उधर मूवमेंट ही नहीं करना चाहता, कहते मूवमेंट करूंगा तो मर जाऊंगा। और जलसीमा वाला कहता कि मूवमेंट ना करूंगा तो मर जाऊंगा, ये कहता मैं मूवमेंट करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। दोनों में फर्क है। ये कहता हरकत की नहीं तो मैं मर गया, वो कहता ना की तो मैं मर गया, उलट हो गया। और यकीन माने अगर आप हमारा मटीरियल मेडिका जो है, मैं बड़ा हैरान होता था। मैं आजकल चूँकि मैं ये पढ़ रहा था कार्डियक वाली चीज़ें, तो मैं वैसे तो ये रूटीन की हमारी प्रैक्टिस है, ये हमारी डेली की प्रैक्टिस है, हम रोज़ ये डील कर रहे होते हैं। मैं हैरान हूँ कि 1827 में बोरक ने मटीरियल मेडिका लिखा, 1827 में। और आज की भी वो ज़रूरतें फुलफिल करता है, आज भी वो फुलफिल करता है। आज भी वो टर्मिनोलॉजी आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर को आए तो वह हैरान हो जाता है कि 100 साल पहले मटीरियल मेडिका लिखा गया है। और हमारे ये डॉक्टर कहते हैं हम तो पैथोफिजियोलॉजी की नहीं मानते, हम तो एनाटमी और फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के नहीं मानते। पढ़ते हैं इसको, लेकिन ये उनको समझ नहीं आता, ये नहीं उनको समझ आता, इसलिए वो दौलत सिंह को पढ़ते हैं। सही बात है, ये मुश्किल है ना। लेकिन जो अगर आप मेडिकल लैंग्वेज ही नहीं जानते, देखो ना, आप चले गए हैं सऊदी अरब, आपको अरबी नहीं आती तो क्या बात समझ आएगी आपको? किसी भी सिस्टम को, मतलब किसी भी मुल्क में आप जाएंगे, उस मुल्क की आदात, उसके फंक्शन, उसकी बोलचाल, आपको उसकी लैंग्वेज ही नहीं। इसी तरह मेडिकल की आपको लैंग्वेज ही नहीं आती और आप लैंग्वेज जानना ही नहीं चाहते क्योंकि आप नालायक हैं, आपका दिमाग ही कमजोर है, आप पढ़ना ही नहीं चाहते और वह सारा उठा के थोप देते हैं आप सिस्टम पे कि सिस्टम में तो ये चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। ओ भाई मेरे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये क्लॉट कैसे, ये प्लैक कैसे बन रहा है, इसकी स्टेजेस कितनी है और कहाँ जाके ये ब्रश करेगा, कहाँ जाके ब्रश करके ये क्लॉट बनाएगा, तो कैसे आप उसका इलाज करेंगे? और चाहे आप सुबह से इलाज करें यार, आपको ये पूरा प्रोसेस तो पता होना चाहिए। और चूंकि प्रोसेस आपको समझ नहीं आती, आपको समझाना, और जो बंदा इस प्रोसेस को समझाने की कोशिश करता है उसको कहते हैं ये तो गैर होम्योपैथ आदमी है।
ये तो होम्योपैथ नहीं। तो फिर अनिमन को कहते ना तूने क्यों एमडी की डिग्री की हुई थी, तू क्यों एलोपैथी की हुई थी, पहले उसकी डिग्री वो खत्म करवाएं, क्योंकि वो तो ये सारी चीजें जानता था ना। फिर पहले जाएं उसको कहेंगे ये पहले खत्म करना, फिर तू कोई नया इलाज देता, वो उसको हम उस पर अमल करते हैं। बोला कि बंदे आप इंसानी जिस्म का इलाज करने जा रहे हैं और उसकी नॉर्मल और एबनॉर्मल कैफियत को आप जानना ही नहीं चाहते। कहते हैं ये सानवी हैसियत है। वो यार ये बुनियादी हैसियत है। लॉ ऑफ सिमिलर क्या कहता है, बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या, यही है लॉ ऑफ सिमिलर। लॉ ऑफ सिमिलर है कि एबनॉर्मलिटी क्या है, और एबनॉर्मलिटी आपको कैसे पता चलेगी कि आगे जाके और बड़ी डिजीजेस आएंगी ना, रूमेटिक हार्ट आएगा, इन्फेक्टेड कार्डियाटिस आएगा, तो वो फिर आपको कैसे समझ आएगी। जब तक आप हार्ट की पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को नहीं समझेंगे तो फिर आपको कैसे आएगा। मैंने तो कुछ 3 सेशन में पहले कार्डियोलॉजिस्ट को जहां बुला के करवा चुका हूं, एक एक चीज हमने डिस्कस की है। कंजंक्टिवल हार्ट डिजीजेस क्या होती हैं, एएसडी क्या होता है, वीएचडी क्या होता है, पीडीए क्या होता है, टीजीए क्या होता है, मेटल स्टेनोसिस क्या होता है, वाल्व की डिजीजेस क्या होती हैं, आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज क्या होती है। आर्टरीज के अंदर तो ब्लॉकेज मैंने आपको यूं ही है ना, आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज आ रही है। एक एक चीज आप जब इसको समझेंगे तो फिर जब आप दवा को पढ़ेंगे तो फिर आप एकदम कहेंगे ये दवा बनती है इसकी।